साथ बदलते भारत की शान। किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेत खलिहान के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। खेत खलिहान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां देते हैं। अपने आज के कार्यक्रम के इस अंक में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कृषि वानिकी के महत्व के बारे में, और साथ ही ये भी जानेंगे कि अच्छे उत्पादन के लिए कौन कौन सी ऐसी कृषि तकनीकें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन तमाम जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम खेत खलिहान। किसान भाइयों बहनों, बरसात का मौसम है और ऐसे में कृषि वानिकी का महत्व जानना बेहद ही जरूरी है। कृषि वानिकी क्या है और इससे क्या लाभ हो सकते हैं, इसके बारे में तमाम जानकारी हमारी सहयोगी ने हासिल की कृषि विशेषज्ञ से। आइए उस पर डालते हैं एक नजर। यूँ तो हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण को बेहतर रखने के लिए पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर यानी कि वानिकी के जरिए हम किस तरह खेती के प्रमुख अवयव मिट्टी और जल का संरक्षण कर सकते हैं, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कार्यरत डॉक्टर पी.के. घोष। डॉक्टर घोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि मिट्टी और पानी के संरक्षण के लिए वानिकी किस तरह से मददगार साबित हो सकता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे पेड़ का महत्व सॉइल वाटर कंजर्वेशन में क्या है, और अभी जो हमारा जो मौसम में जो बदलाव आ रहा है और जिस तरीके से पेड़ काट के हम ख़त्म कर रहे हैं, तो इसमें ये भी एक कारण है जो हमें मिट्टी बह के जा रहा है और हमें उसका साथ न्यूट्रिएंट भी बह के जा रहा है, और ये हमें कंट्रोल नहीं है पेड़ काटने में। तो हमारा जंगल साफ़ हो रहा है, इसमें हमें कंट्रोल चाहिए। और इसका पेड़ का महत्व हमें मिट्टी में भी है और इसमें न्यूट्रिएंट में भी है और पानी का भी है। जैसे जहाँ पे पेड़ नहीं है वहाँ पे देखिए जो पानी बह के चले जा रहा है, और ये पानी अभी हमारा अगले 10 साल पानी का इतना इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पानी हमारा देश में कम होते जा रहा है। मिट्टी पे के जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो वॉश आउट हो रहा है, इसको हमको संरक्षण करना है। खेत का पानी खेत में, खेत का मिट्टी खेत में रखना है। इसके लिए हमें ये पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ का बहुत महत्व है। डॉक्टर घोष, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी नारा दिया था मेड़ पर पेड़। तो ऐसे में अगर किसान इस नारे को अपनाते हैं और मेड़ों पर पेड़ लगाते हैं तो इससे उन्हें क्या लाभ है? देखिए, पेड़ लगाने से एक दिन का फ़ायदा नहीं होता है, ना एक सीजन का फ़ायदा होता है, ये लॉन्ग टर्म फ़ायदा होता है। जैसे 15 साल 20 साल 25 साल तक एक पेड़ फ़ायदा देते हैं। इसमें जैसे आप लोगों को जैसे जानकारी है, जो पेड़ का जो पेड़ से जो लीफ फॉल होता है, ये ज़मीन में इसका मिट्टी का संरक्षण करते हैं। कैसे करते हैं कि जैसे ये लीफ फॉल होने में हमें जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है, जो बैकबोन है, कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम का जो बैकबोन है ऑर्गेनिक कार्बन है, और ये कंटिन्यूस लीफ फॉल होने से जो ज़मीन में जो माइक्रोब्स है, अर्थवर्म है, इसका एक्टिविटी बढ़ जाते हैं। जब ये इसका एक्टिविटी बढ़ जाएगा तो क्योंकि ये जो लीफ है ये माइक्रोब्स का फूड में यूज़ होता है, तो इसमें एक्टिविटी बढ़ने से ऑर्गेनिक कार्बन हमारा ज़मीन में बढ़ जाता है। और जब ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाते हैं तो इसमें कोई भी ज़मीन का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाते हैं। तो हमें इसमें दो फायदा होता है, जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ रहा है ज़मीन का, और दूसरा फ़ायदा ये है जो हमें मिट्टी में पानी का मात्रा बढ़ जा रहा है। तो इसमें हम पेड़ का साथ हम दूसरा कोई फसल भी ले सकते हैं, कहीं गेहूं भी ले सकते हैं, कहीं चना भी ले सकते हैं, पल्सेस ले सकते हैं, इवन हम इसका साथ कहीं ग्रासेस भी ले सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए हमारा देश में 35% हरा चारा का कमी है। जब हमारा कहीं भी जब प्रधानमंत्री साहब जब डबलिंग फार्मर्स इनकम जो बोलते हैं, फार्मर्स इनकम को दुगुना करना है, तो ये सिल्वी पेस्चर, हॉर्टिकल्चर
और एग्रोफॉरेस्ट्री ये और मेड़ में पेड़ लगाना, ये हमें बहुत फार्मर्स को एडुकेट करने का बहुत ज़रूरी है, जो कि फार्मर्स का इनकम दुगुना करेगा। क्योंकि इसमें फ़ायदा ये है जो हम पेड़ का साथ साथ हम दूसरा फसल भी ले रहे हैं, क्योंकि पेड़ से जो लीफ फॉल हो रहा है, और दूसरा पेड़ का जो और एक मात्रा है जो इसमें डीप रूटेड रूट्स है। इसमें क्या है, जैसे एरिड, जैसे राजस्थान में जाइए वहाँ पानी का कम है, इवन गहरा तक पानी नहीं मिलता है। जो पेड़ लगाने से जो रूट सिस्टम, डीप रूटेड सिस्टम से नीचे से पानी और न्यूट्रिएंट जो नीचे है वो खींच के ऊपर ले आएंगे, और जिसमें दूसरा फसल का फ़ायदा होता है। तो ये पेड़ का जो सॉइल और वाटर कंजर्वेशन का जो फ़ायदा है, और बाकी फ़ायदा तो हम लोग को सब मालूम है। ये फूड भी दे रहे हैं, कोई फूड वैल्यू भी मिलता है, जैसे बेड़ है, जैसे गुआवा है, ये हमें फूड भी देते हैं। जो न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी है, आजकल हमारा देश में चिल्ड्रेन और वुमेन्स का न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, ये भी पेड़ से हमको फ़ायदा मिलता है। साथ साथ सॉइल वाटर कंजर्वेशन, जो क्लाइमेट का जो बदलाव हो रहा है, हमारा जो क्लाइमेट, एक तो डिफोरेस्टेशन कारण है, एक हमें बाकी संरक्षण जो है फार्मर्स फील्ड तक नहीं पहुंच रहा है, इनका फार्मर्स को जानकारी नहीं है जो पेड़ लगाने से। क्योंकि मैं ये बताऊंगा किसान भाई को, जो हम डबलिंग फार्मर्स इनकम जब हम सोच रहे हैं, जब हम क्लाइमेट चेंज को अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो हमें एक चीज़ तो दो चीज़ का बहुत ज़रूरी है। एक तो फॉरेस्ट्री पेड़ लगाना है, और दूसरा है हमको लाइव स्टॉक या हमें कैटल और लाइव स्टॉक पालना है, तभी हम फार्मर्स का इनकम दुगुना सोच सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर घोष, इसका मतलब कई मायनों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो किसान हैं वो कृषि वानिकी को अपनाएं। लेकिन इसके साथ ही हमारे देश में बहुत ही विभिन्नता है। अगर क्षेत्रों की बात करें तो ऐसे में किसान जब पेड़ों का चुनाव करे तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैं चाहूंगी कि आप कुछ उदाहरण के साथ बताएं। जैसे हिली एरिया में जो पेड़ का चॉइस अलग होना चाहिए। जैसे एक है आपका पाइन लीफ है, वो कॉमन लीव्स है। एक माइकेलिया चमेली है, ये आपका बाबुल पेड़ भी है। तो बाबुल आपका प्लेन्स में भी लग सकते हैं, और बाबुल तो एरिड रीजन में जहाँ पे सूखा है वहाँ के लिए बाबुल का पेड़ बहुत ही अच्छा है। यूकलिप्टस है, जैसे अभी पंजाब में, हरियाणा में, इवन आपका उत्तराखंड में ये पॉपुलस बहुत फ़ायदा का चीज़ है। इसमें आपका फॉडर वैल्यू भी है, टिम्बर का भी है, मैजेस्टिक भी है। तो ये फार्मर्स को एडुकेट करना जरूरी है, जो कौन सा, एक तो है कौन सा एरिया में कौन सा पेड़ लगाना है, और कौन सा पेड़ से क्या फ़ायदा है। हो सकता है किसी का फूड वैल्यू है, किसी का टिम्बर वैल्यू है, किसी का फॉडर वैल्यू है, और किसी का सेकेंडरी एग्रीकल्चर जो हम बोलते हैं, जैसे गाम भी कोई, जैसे बेर पलास, ये आपको गाम भी देते हैं। तो ये कौन सा पेड़ से फार्मर्स को, जो फार्मर्स का इनकम डबल करने के लिए हमें एक एक्टिविटी से नहीं होगा, हमें और भी मल्टी एक्टिविटी पेड़, जो मल्टी पर्पस ट्रीज बोलता है उसको, वो मल्टीपर्पस ट्रीज आपको गाम भी देंगे, फूड भी देंगे, टिम्बर भी देंगे, फॉडर भी देंगे, प्लस सॉइल वाटर कंजर्वेशन भी कर रहे हैं। उसी पेड़ को चुनने के लिए इनको फार्मर्स को जानकारी देना बहुत जरूरी है। इनको स्टेट लेवल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में केवीके का थ्रू ऑल्सो इनको एडुकेट करना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर घोष, आपने ये तो बता दिया है कि पेड़ों का चुनाव करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब अगर किसानों को बीज चाहिए या फिर पौधे लगाने के लिए सामग्री चाहिए, तो इसके लिए वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़े? देखिए, एक हमारा किसान का साथ ये समस्या है पूरा देश भर में, जे हमें राइट टाइम में क्वालिटी सीड और प्लांटिंग मटेरियल मिलता नहीं है। ये अगर हमें किसान को अगर टाइमली मिल जाए तो फार्मर्स का 50% समस्या ही दूर होगा। तो ये हमें एक प्रयास करना चाहिए जो टाइमली फार्मर्स को कैसे प्लांटिंग मटेरियल मिले। इसके लिए फार्मर्स को किसी नियरेस्ट जो कृषि विज्ञान केंद्र है, नियरेस्ट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पे आपको मिल जाता है। कहीं कहीं स्टेट लाइन डिपार्टमेंट में भी नर्सरी डेवलप करते हैं। तो ये एक उपाय है। बाकी आपका जो हमारा ICR का थ्रू जो एक यूनिवर्सिटी है झांसी में, वो आपका बागवानी का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे सारे चीज़ का मिलता है। बट उसमें जानकारी करने के लिए बेस्ट तरीका ये है जो KVK का थोड़ा संपर्क करें, तो उसमें सीडलिंग मिल जाएगा।
जी बिल्कुल डॉक्टर घोष, जैसा कि आपने बताया भी कि जो किसान हैं उसे जागरूकता की भी ज़रूरत है, जानकारी देने की ज़रूरत है। और कई किसान हैं जो ये भी नहीं जानते हैं, हो सकता है कि कौन सा पेड़ उन्हें लगाना चाहिए, कुछ पेड़ काट सकते हैं, कुछ वो नहीं काट सकते हैं। तो ऐसी तमाम जानकारियाँ देने के लिए सरकार की तरफ से किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? प्लांटिंग मटेरियल जैसे कि हमने बोला जो किसान को राइट टाइम में मिलना चाहिए, इसके लिए सरकार का जो प्रयास चल रहा है, जो हमारा आईसीआर का जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट है डिफरेंट स्टेट में लोकेशन में, वहाँ पे प्लांटिंग मटेरियल का तैयारी का प्रयास चल रहा है। और दूसरा जो डिफरेंट योजना चल रहा है, जैसे आईसीआर का मेरा गांव मेरा गौरव, हर एक साइंटिस्ट को एक गांव गोद लेना है और उस गांव में प्लांटेशन करना है। ये कंपलसरी, ये गवर्नमेंट का तरफ से डायरेक्शन है, डायरेक्टिव का साथ काम चल रहा है। और हर एक स्टेट को भी ये डायरेक्शन दिया गया जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक लेवल में प्लांटेशन होना चाहिए। तो इस प्रयास से काम चल रहा है और इसका मॉनिटरिंग भी चल रहा है। और मॉडल जैसे संसद विलेज, जो हर एक एमपी एमएलए का एक संसद विलेज है, उसमें भी ये प्लांटेशन का काम चल रहा है, सरकार का तरफ से प्रयास चल रहा है। और आईसीआर भी और डीएससी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसको स्पेशल ध्यान दे रहा है। और इनका अंडर में जितना संस्थान है, जितना उनका थ्रू जो संसद विलेज में कंपलसरी प्लांटेशन करना है, एग्रीकल्चर का साथ कंपलसरी प्लांटेशन का भी योजना चल रहा है और डायरेक्टिव दिया गया सरकार की तरफ से। तो देखा किसान भाइयों, आपने विस्तार से जाना कि मृदा और जल संरक्षण में वानिकी का कितना महत्व है, साथ ही आपके लिए ये कितना फायदेमंद है। अगर कृषि वानिकी को अपनाते हैं तो पर्यावरण के संरक्षण के साथ ही आमदनी बढ़ाने में भी ये आपकी मददगार साबित हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे और कृषि वानिकी को अपनाएंगे। तो डॉक्टर घोष, आपने कृषि वानिकी के महत्व और इसके फायदों के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने कृषि वानिकी के महत्व के बारे में जाना विशेषज्ञ से। इसके साथ ही कार्यक्रम खेत खलिहान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। तो फिर आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। हर किसान भाई बहन का ये सपना होता है कि नई तकनीकों का इस्तेमाल करके और कम परिश्रम करके फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जाए, और ये अब मुमकिन है। आइए किस तरीके से आप कौन सी अच्छी तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपको फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके, इन तमाम जानकारियों पर बात की हमारी सहयोगी ने कृषि वैज्ञानिक से। डालते हैं जानकारियों पर एक नजर। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर राज सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर राज, बहुत बहुत स्वागत है आपका खेत खलिहान में। जैसा कि मैंने बताया कि अधिक फसल उत्पादन के लिए जो नई नई तकनीकें हैं उसका किसान हमारे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका कैसे लाभ हो सकता है किसानों को और क्यों ये महत्वपूर्ण है? किसान भाई अपनी खेती से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए अनेक उन्नत तकनीकें हैं। सबसे प्रमुख जो है उन्नत किस्म का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। यदि किसान भाई उन्नत किस्मों का प्रयोग करेंगे तो उन्नत किस्मों से अधिक पैदावार होगी, उनमें बीमारी एवं कीड़े कम लगेंगे तथा उसकी उत्पादकता प्रति इकाई क्षेत्र भी अधिक होगी। दूसरे, पोषक तत्व का प्रबंधन। किसान भाई अधिकतर देखा गया है कि फसल की जितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से पोषक तत्वों का प्रयोग नहीं करते। यानी पोषक तत्वों में 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो किसान भाइयों को चाहिए कि फसल की ज़रूरत के हिसाब से जिस फसल की जो भी अनुशंसित, जो भी रिकमेंडेड डोज है, जो मात्रा है, उसके हिसाब से खेत में प्रयोग करें। और लेकिन प्रयोग भी पोषक तत्वों के करते समय विभिन्न प्रकार की सावधानियां बरतनी बड़ी आवश्यक है, क्योंकि पोषक तत्वों के केस में किसान भाई को सही मात्रा प्रयोग करनी चाहिए, उसको सही समय पे प्रयोग करना चाहिए और किस विधि से दें
उचित विधि, ये 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसान भाई इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पोषक तत्वों का प्रयोग करेंगे तो पोषक तत्वों की जो क्षमता है, उपयोगिता है, वो अधिक होगी। किसान भाइयों की उपज की बढ़वार अच्छी होगी और बढ़वार अच्छी होगी तो पैदावार अच्छी होगी। इसके अलावा खास तौर से जो बरसात के सीजन में फसल उगाते हैं उनमें खरपतवार का बहुत प्रकोप हो, तो जो हम अपनी फसल में पोषक तत्व एवं सिंचाई के रूप में जो पानी देते हैं वो अपने फसल के पौधों के लिए देते हैं, जबकि फसल के पौधों के साथ बहुत से खरपतवार भी उगते हैं। ये खरपतवार जो हमारे पानी और पोषक तत्वों की बड़ी मात्रा को धारण कर लेते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि फसल के पौधों की बढ़वार अच्छी नहीं होती और खरपतवार ही उसका अधिकतर भाग ले लेते हैं और बढ़वार अच्छी नहीं होती तो पैदावार भी अच्छी नहीं होती। इसलिए खरपतवारों को समय से नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। इन खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए जितने भी खरीफ ऋतु में हम फसलें उगाते हैं, जैसे धान, मक्का, ज्वार, मूंग, लोबिया इत्यादि जो भी फसलें हैं, इनमें अगर हम बुआई के 1 से 2 दिन बाद तक पेंडिमिथिलिन नामक खरपतवार नाशी की 3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर समान रूप से छिड़काव कर दें तो फसल के साथ जो खरपतवार उगते हैं उनको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके बाद जब फसल 25 से 30 दिन की हो जाए तो किसान भाई एक उसमें गुड़ाई कर दें तो खरपतवारों से जो नुकसान होता है फसल को उसको बचाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सिंचाई, अगर बरसात नहीं होती और बरसात का ज़्यादा अंतराल हो जाता है तो फसल की आवश्यकता के अनुरूप खेत में सिंचाई कर देनी चाहिए। अगर फिर इस सीजन में कुछ फसलों में कीड़े मकोड़े भी काफ़ी लगते हैं। कीड़े एवं बीमारियों के हिसाब से किसान भाइयों को चाहिए कि उचित फफूंदनाशक एवं कीटनाशक का प्रयोग करें, जिससे कि फसल को कीड़े एवं बीमारियों से होने वाली क्षति को बचाया जा सके। इस प्रकार से अगर किसान भाई खेत की अच्छी तैयारी करेंगे, फसलों की उन्नत किस्मों का प्रयोग करेंगे, पूसा संस्थान ने अनेक फसलों की अनेक किस्में विकसित की गई है, जैसे धान की पूसा 1501 किस्म बहुत अच्छी है और इसी प्रकार से 1109 किस्म बहुत अच्छी है। और अगर हम देखा जाए तो लोबिया की पूसा कोमल कोमल किस्म बहुत अच्छी है, इनसे अधिक पैदावार ले सकते हैं। मक्का की PHEM 5, 5, 6, 3 ये किस्में बहुत अच्छी हैं। तो धान की 11 से 21 और 1509 ये बहुत अच्छी किस्म है। तो कि मेरा कहने का मतलब ये है कि किसान भाई अगर उन्नत किस्मों का प्रयोग करें तो उनसे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। खेत में उस फसल की आवश्यकता अनुसार उचित पोषक तत्व डालें, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की उचित मात्रा डालें। इसके अलावा सिंचाई की अगर आवश्यकता हो, बरसात कम हो तो उचित समय पर पानी दें तथा खरपतवारों का नियंत्रण करें एवं कीड़े एवं बीमारियों का नियंत्रण करें। ये सारी चीज़ अगर किसान भाई समय से फसल की आवश्यकता अनुसार समय के अनुसार करें तो किसान भाई अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर राज, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्रति इकाई क्षेत्र यानी जितनी ज़मीन है किसानों के पास, जिस भी किसान के पास उपलब्ध, उसके अनुपात में उचित समय पर कैसे अधिक उत्पादन हमारे किसान प्राप्त कर सकते हैं? यानी अगर हम कहें कि औसत उत्पादन जो उनके पास ज़मीन है उससे कैसे बढ़ाया जाए? ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी हमारे देश में जनसंख्या की अधिक बढ़ोतरी के कारण औसत ज़मीन का कम होता जा रहा है। अगर हम डेटा के हिसाब से देखें तो सन 1970-71 में जो ज़मीन की जोत की जो आकार था वो 2.35 हेक्टेयर था, जो अभी घटकर 1.15 हेक्टेयर रह गया है। इसलिए ज़मीन का औसत कम होता जा रहा है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण हमारी मांग बढ़ती जा रही है। इस मांग को पूरी करने के लिए आवश्यकता है कि हम प्रति इकाई क्षेत्र में कैसे अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाएं। अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यकता है कि हम फसल सघनता को अधिक से अधिक प्राप्त करें। अभी हम देखते हैं कि हमारे देश में फसल सघनता औसत केवल लगभग 140% है, जबकि सिंचित क्षेत्रों में फसल सघनता
उसको 200% आसानी से किया जा सकता है। हमने यहाँ पर प्रयोग किए हैं और हमने पाया है कि अगर सिंचित क्षेत्र में आप पहले खरीफ सीजन में बेबी कॉर्न की बुआई करें, उसके बाद में रबी सीजन में पालक की बुआई कर दें और समर सीजन में यानी कि ग्रीष्म ऋतु में भिंडी की बुआई करें, तो ये लगभग 300% क्रॉपिंग फसल सघनता हो जाएगी और इससे किसान को पूरे साल आमदनी प्राप्त होती रहेगी और किसान प्रति हेक्टेयर अपनी नेट इनकम जो शुद्ध लाभ है वो 2.5 से 3.5 लाख प्रति हेक्टेयर प्राप्त कर सकता है। ये हमने यहाँ पर अध्ययन के आधार पर पाया गया है। तो किसान भाइयों को प्रति इकाई उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक फसलें एक साल में लेनी चाहिए, जिसके द्वारा किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। जी डॉक्टर राज, अभी आपने फसल सघनता के बारे में बताया कि कैसे जितनी आपके पास लैंड है, ज़मीन है, उससे अधिक उपज कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, उसके कौन कौन से तरीके हैं, ये भी हमने जाना। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हम बात करते हैं फसलों में विविधीकरण की, इसके बारे में बताएं, ये क्या है, किसान कैसे अपना सकते हैं और क्या आप देख रहे हैं कि किसान इस तरफ मुड़ रहे हैं? आज के समय में खेती से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल विविधीकरण बहुत ही आवश्यक है। फसल विविधीकरण का मतलब है कि जितनी आपके पास ज़मीन है उसमें खाली 1 या 2 फसल ना बोकर उसमें अधिक से अधिक फसलें बाएं और अपने क्षेत्र को इस हिसाब से बांट ले जिससे कि आपकी घर की आवश्यकता भी पूरी हो जाए और जो उत्पाद बचे उसको आप बाज़ार में बेचकर भी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। अभी तक देखा गया है कि जैसे हमारे यहाँ धान गेहूँ एक फसल प्रणाली है जिसमें लगभग 12.3 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र इसी फसल प्रणाली के अंतर्गत आता है। लेकिन जब धान और गेहूँ फसलें कटकर बाज़ार में जाती हैं, अधिक उत्पादन बाज़ार में पहुंचता है, तो किसान भाइयों को उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसी की जगह अगर हम अपनी ज़मीन में उसको फसलों के हिसाब से बांटकर अलग अलग किस्म की फसलें बाएँ, जिनमें सब्जी वाली फसलें, दलहन फसलें, तिलहन फसलें और अनाज वाली फसलें, इन सभी का एक कॉम्बिनेशन बना के हम अपने ज़मीन को इस प्रकार से बांटें कि हमारी आमदनी भी बढ़े, हमारे घर की आवश्यकता भी पूरी हो और हमारा जो उत्पाद है वो खराब ना जाए और हमको बाज़ार में उसकी अधिक से अधिक कीमत प्राप्त हो। तो अभी आपने जाना कि फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन सी ऐसी उन्नत तकनीकें हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं, और अपने आज के कार्यक्रम के इस अंक में हमने आपको कृषि वानिकी के महत्व के बारे में भी बताया। हम उम्मीद करेंगे कि कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप सभी को जरूर लाभ मिलेगा। तो हमारे आज के खेत खलिहान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार। ये कामयाबी है अन्नदाता की।